हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो है आपका जेएसएससी जेई 2022 लेक्चर सीरीज का ये सोम का थर्ड लेक्चर है और स्ट्रेस स्ट्रेन का ये पार्ट थर्ड है। पार्ट वन और पार्ट टू कवर किया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में फ्लोइंग टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। फर्स्ट है आपका डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। सेकेंड है डिफॉर्मेशन ऑफ एक्सियली लोडेड, और इसमें फ्लोइंग थ्री टाइप्स है। फर्स्ट है प्रिज्मेटिक बार, जिसका मतलब कि थ्रू आउट द लेंथ उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सेम होता है, उसे प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। ये वेरिंग सेक्शन है। थर्ड है टैम्परिंग बार। ठीक है। थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब अलग अलग सेक्शन पे लोड लगता है एक ही बार में तो उसका टोटल डिफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है हम उस पर चर्चा करेंगे। कंपोजिट बार, अलग अलग मटेरियल के मिलकर जब एक सिंगल मेंबर की तरह बिहेव करे। नेक्स्ट है आपका थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे देखना है अच्छे से और बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू यूनी एक्सियल लोडिंग। सेकेंड ट्राई एक्सियल लोडिंग। थर्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा वो हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट है आपका डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो ये एक प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है, जिसका लेंथ एल है और आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। यूनिट वेट गामा से दिखाया गया है, जिसे आप स्मॉल डब्ल्यू से भी दिखा सकते हैं। टोटल वेट क्या होगा, जो वॉल्यूम है उसमें हम यूनिट वेट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वेट आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है डिफॉर्मेशन का, यह है आपका गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई। गामा दैट मीन्स यूनिट वेट ऑफ दिस बॉडी इनटू लेंथ ऑफ द बॉडी का स्क्वायर अपॉन टू ई। ये है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और ये बराबर हम डब्ल्यू ए एल अपॉन टू ए लिख सकते हैं। तो ये देखिए, अगर डब्ल्यू को हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा गामा ए एल, ठीक है, डब्ल्यू की जगह, और यहाँ पे एल स्क्वायर है, अपॉन में क्या है टू ई है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो था मेरा गामा एल स्क्वायर था, बट यहाँ पे ए एल है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए ए एल से हम क्या करेंगे डिवाइड देंगे। तो ये हम इसे अब हम डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई। डब्ल्यू क्या हो गया आपका टोटल वेट ऑफ द बॉडी हो गया। अगर हम टोटल वेट से अगर हम डिफॉर्मेशन निकालना चाहें तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई। ठीक है, और इससे जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, कॉनिकल बार अगर रहे तो ये क्या होगा कि 1/3 ऑफ दिस प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, यानी कि 1/3 इंटू गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई, यानी कि गामा एल स्क्वायर अपॉन 6 ई, कॉनिकल बार का डिफॉर्मेशन इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी अंडर एक्सियल लोडिंग। उसका फर्स्ट है आपका प्रिज्मेटिक बार। तो प्रिज्मेटिक बार मैंने बता चुका हूँ कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है थ्रू आउट द लेंथ सेम रहता है, उसे हम प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। और इसका जो डिफॉर्मेशन होगा अंडर दिस एक्सियल लोडिंग, जो लोड पी अप्लाई किया गया है, वो हो जाएगा आपका डेल एल बराबर पी एल अपॉन ए। हम ये जो फॉर्मूला है पार्ट वन पार्ट टू में क्लियर कर चुके हैं। तो इसका डिफॉर्मेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जहाँ पे पी क्या है एक्सियल लोड है, एल जो है लेंथ ऑफ दिस बॉडी है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एंड ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये है वैरिंग सेक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली हम डेल एल बराबर डेल एल वन प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री कर सकते हैं, क्योंकि सब में सेम फोर्स है, बट यहाँ पे सेक्शन क्या है वैरी कर रहा है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो डेल एल वन इसका बराबर हो जाएगा पी एल वन अपॉन ए वन इंटू ई, क्योंकि मटेरियल सेम है। उसी प्रकार पी एल टू अपॉन ए टू ई प्लस पी एल थ्री अपॉन ए थ्री ई। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि P और E सेम है थ्रू आउट, तो इसलिए हम P अपॉन E कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3। हम इसे अलग अलग भी कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं, या फिर ये आप सिंगल फार्मूला जो है इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये था वैरिंग सेक्शन।
जब कोई टैपरिंग बार रहे तो इसे याद करने का एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि डेल एल बराबर हमें पता है कि पी एल अपॉन ए ही होता है, ठीक है। और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो ए बराबर क्या होता है, पाई बाई 4 इंटू बी का स्क्वायर। हम सेम थिंग यहाँ पे रखेंगे, पी एल अपॉन पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। चूंकि डी तो वेरी कर रहा है ना D1 से D2, तो हम क्या करेंगे डी स्क्वायर की जगह दोनों जो अलग अलग जो डी है दाया है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन सॉरी D1 इंटू D2 इंटू ई। और इसे हम अगर अरेंज करते हैं तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है 4PL, ये 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन पाई ई D1 D2। ये हो गया आपका टैपरिंग बार का डिफॉर्मेशन का फार्मूला। डेल एल बराबर हो जाएगा 4PL अपॉन पाई ई D1 D2, ठीक है। हमें यही याद रखना है बस। हमें पता है कि ये सर्कुलर है तो उसका एरिया पाई बाई 4 अपॉन डी स्क्वायर होता है, लेकिन डी यहाँ पे अलग अलग है तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है ध्यान में रहेगा। अगर कोई रेक्टेंगुलर टैपरिंग बार है जिसका जो थिकनेस है थ्रू आउट सेम रहेगा, बट इसका जो विड्थ है ये B1 से वैरी करते हुए ए लेंथ की बात जो है ये B2 का हो जाता है, तो उसका जो डिफॉर्मेशन होगा अंडर एक्सियल लोड P वो हो जाएगा PL log ऑफ B2 अपॉन B1 अपॉन E इंटू टी। ई आपका हो गया मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, टी हो गया थिकनेस ब्रैकेट B2 माइनस B1। ये हो गया फॉर रेक्टेंगुलर टैपरिंग बार के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। होता क्या है कि अभी तक हमने एक्सियल लोडिंग एक ही लोड दिया हुआ था दोनों एंड पे। अब क्या है कि कोई अगर बार है, प्रिज्मेटिक बार हो या फिर अन्य किसी प्रकार का बार है, तो क्या होता है कि एंड के अलावा जो है अलग अलग सेक्शन पे और भी लोडिंग अप्लाई किए जाते हैं। तब उस समय हम टोटल डिफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो करना क्या है कि जो भी जिस भी सेक्शन पे अगर आपका लोड दिया गया है उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बना करके सबको अलग कर लेंगे, ठीक है। ये L1 है, इस तरह से इसको हमने अलग कर लिया फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद। और ये L2 जो है, L2 लेंथ का जो बार है उसको इस तरह से अलग कर लिया हमने। और ये आपका L3 है इस तरह से, ठीक है। और हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे क्या फोर्स आ रहा है आफ्टर फ्री बॉडी डायग्राम इस पे इंडिविजुअल सेक्शन पे, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, डेल एल वन फाइंड आउट करेंगे। इसका डेल एल वन बराबर हो जाएगा आपका P1 L1 अपॉन ए, चूंकि सेम है थ्रोट तो ए हो जाएगा एंड ई हो जाएगा। उसी तरह से डेल टू फाइंड करेंगे, P2 जो आफ्टर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद जो फोर्स आएगा सेक्शन पे वो हम लेंगे P2 L2 अपॉन ए ई, ठीक है। उसी प्रकार डेल थ्री बराबर हो जाएगा P3 L3 अपॉन ए ई। और जो टोटल डिफॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डेल एल वन प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री। तो कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ और फोर्स को मैं जो है स्प्लिट करके दिखाता हूँ। चलिए इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले इधर 100 लग रहा है इस सेक्शन पे, तो बिना सोचे इधर भी 100 अप्लाई कर देना है। यानी कि इस सेक्शन के लिए जो आपका फोर्स आ गया P1 वो हो गया आपका 100। आफ्टर दैट इस सेक्शन पे क्या करना है कि ये 100 अगर इधर लग रहा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या, जब हम अलग करते हैं तो उसका रिएक्शन जो लगता है दूसरे सेक्शन से वो भी हमें लिखना है। तो इधर 100 लग रहा है तो इसका एज ए रिएक्शन इधर आएगा 100 एंड ये 80 यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका जो नेट फोर्स हो जाएगा 100 इधर 80 इधर, इधर आपका हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये P2 जो हमारा हो गया वो 20 हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे ये जो 20 इधर आ रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बना रहे होते हैं तो इसका रिएक्शन भी इधर लगेगा 20 का जस्ट इधर 20 इधर अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कितना लग रहा है 50 पहले से लगा हुआ है, तो ये 50 हो गया, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 50 माइनस 20 30, तो इधर हो गया आपका ये 30 जो है P3 हमारा 30 मिल गया
ऑलरेडी, और ये जो है सही है क्योंकि यहाँ पे पहले से 30 यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बराबर आ गया, दैट मीन सही है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं जिसे आप पहले से कर चुके हैं, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब करना क्या है कि डेल L1 यहाँ पे निकाल लेना है, P1 PL अपॉन AE से ही निकालेंगे, डेल L1 डेल L2 डेल L3 और सभी को सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा टोटल जो आपका डिफॉर्मेशन है इस पूरे बार का, है ना, अलग अलग सेक्शन पे जो लोड अप्लाई किए जा रहे हैं उसके कारण आ जाएगा। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये हम कंपोजिट बार का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसका यूज आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, वो पूरा जो है आपका इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, आपका आरसीसी। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। कंपोजिट बार होता है क्या है कि आरसीसी में क्या होता है कि स्टील होता है, कंक्रीट होता है, दोनों अलग अलग मटेरियल जो है एक सिंगल मेंबर की तरफ बिहेव करते हैं। तो कंपोजिट बार का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग नेचर के मटेरियल एक सिंगल मेंबर की तरफ बिहेव करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो है, एक 1, ये आपका बार ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, और दोनों का नेचर अलग अलग, दैट मीन्स इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू भी अलग अलग है, E1 है और E2। तो इसमें होता क्या है कि जब भी कोई लोड अप्लाई किया जाता है तो दोनों मेंबर मिलके एक साथ उसे बियर करते हैं, यानी कि P बराबर हो जाएगा आपका P1 प्लस P2। ठीक है, तो P1 को हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 इंटू A1, ये प्रोसेशनल एरिया इसका, और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 2 इंटू A2, ये P बराबर इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इसका क्या क्वालिटी है कंपोजिट बार का कि जब भी डिफॉर्मेशन होगा तो दोनों में एक साथ एक समान होगा, यानी कि इसमें अगर डेल हुआ है तो उसमें भी क्या होगा, डिफॉर्मेशन डेल ही होगा। ठीक है, तो डेल L1 अगर इसमें होता है और उसमें डेल L2 होता है तो दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तो डेल L1 बराबर क्या होगा, P1 L1 अपॉन A1 इंटू E1। ठीक है, बराबर P2 L2 अपॉन A2 इंटू E2। क्योंकि इसका जो लेंथ है दोनों का सेम है, इसलिए हम यहाँ पे L1 और L2 को L लिख सकते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और P1 बटा A1 क्या कहलाएगा, सिग्मा 1 अपॉन E1। P2 बटा A2 को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2 अपॉन E2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सिग्मा 1 को सिग्मा 2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिग्मा 2 को सिग्मा 1 में। तो सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E1 अपॉन E2 इंटू सिग्मा 2। अगर सिग्मा 2 को हम सिग्मा 1 के टर्म्स में लिखना चाहें तो सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा आपका E2 अपॉन E1 इंटू सिग्मा 1। ठीक है, ये जो है E1 अपॉन E2, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, इस तरह से हम इसका सिग्मा 2 को सिग्मा 1 में, सिग्मा 1 के टर्म्स में चेंज करके इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स अलग अलग आपका जो मटेरियल है उसमें क्या स्ट्रेस सेटअप हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। थर्मल स्ट्रेस समझने के पहले ये देखिए कि ये जो प्रिज्मेटिक बार है ये दोनों एंड पे प्रिवेंटेड है, ना तो ये एक्सपेंड कर सकता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बट ये सेम प्रिज्मेटिक बार जो है इसके दोनों एंड पे किसी तरह का कोई प्रिवेंशन नहीं लगा हुआ है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो है इसमें एक्सपेंशन हो सकता है और ये इसका लेंथ जो है थोड़ा आराम से जो है इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, मतलब कि पहले एल था तो ये आपका एल प्लस डेल एल हो गया, जो डेल एल हुआ ये क्या हुआ, थर्मल एक्सपेंशन हुआ। बट ये चूंकि प्रिवेंटेड है इस कारण यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन एलो है नहीं, तो यहाँ पे एक तरह का स्ट्रेस सेटअप हो जाएगा क्योंकि इसको एक्सपेंड करने नहीं दिया गया, तो जिसे हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस कब सेटअप होगा,
जब इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा या डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा और उसके दोनों एंड को जो है प्रिवेंटेड किया जाएगा, फ्रीली एक्सपेंड नहीं करने दिया जाएगा, तो उस कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेस सेटअप होगा जिसे हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। लेकिन दोनों एंड को अगर अलाउ कर दिया जाएगा कि एक्सपेंड कर सकता है, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई स्ट्रेस सेटअप नहीं होगा। अब थर्मल स्ट्रेस सेटअप हुआ तो थर्मल स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे निकालेंगे वो हम समझ सकते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपने 11th क्लास 9th क्लास में देखा होगा कि आपका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है डेल एल जो होता है वो होता है अल्फा एल डेल टी। डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि 25 डिग्री से टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे डेल टी क्या हो गया, 5 डिग्री हो गया, प्लस 5 डिग्री। अल्फा हो गया, आपका क्वेश्चन में जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दिया रहेगा, एल हो गया आपका ओरिजिनल लेंथ जो है, तो ये हो गया डेल एल। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे चूंकि एक्सपेंड करने दिया नहीं गया, तो कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे इसके अगेंस्ट में लगा है ना, जिसके कारण ये जो है अपने ओरिजिनल मूल लेंथ में ही बना हुआ है। तो हम जान रहे हैं कि डेल एल बराबर पी एल अपॉन ए ही होता है। ठीक है, तो ये जो डेल एल है ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से जो हम फाइंड आउट करेंगे ये हम यहाँ पे रख सकते हैं, और ये जो फोर्स है जिसके कारण ये नहीं एक्सपेंड कर सका, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन आप जान रहे हैं कि डेल एल अपॉन एल होता है, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ यहाँ से क्या है आपका अल्फा एल डेल टी अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो स्ट्रेन है वो हो जाएगा हमारा अल्फा डेल टी। अल्फा डेल टी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हुक्स लॉ से हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। दैट मीन्स स्ट्रेस बराबर हम लिखेंगे, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है ये, यानी कि स्ट्रेन में हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा होगा स्ट्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस बराबर अगर हमें लिखना हो थर्मल स्ट्रेस बराबर क्या होगा, तो जो स्ट्रेन है उसमें हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा थर्मल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए जो जिस सपोर्ट से प्रिवेंट किया गया है वो थोड़ा वीक है, थर्मली ये एक्सपेंड कर रहा है, तो उसके कारण हो सकता है कि ये सपोर्ट कुछ पीछे चला जाए, कुछ धंस जाए, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन 5 mm होना था ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, लेकिन ये क्या होगी कि इसके कारण एक्सपेंड करने के कारण ये सपोर्ट जो है खुद जो है 2 mm धंस गया, यानी कि नेट जो आपका एलोंगेशन हुआ थर्मल वो कितना हुआ 5 - 2 यानी 3। ठीक है, तो उसी तरह से ये अल्फा एल डेल टी हुआ था, मान लेते हैं कि डेल एम एम जो है ये एल्ड कर गया, सिंक कर गया, तो जो नेट जो डिफ्लेक्शन होगा डेल एम एम सिंक करने के बाद वो क्या हो जाएगा, अल्फा एल डेल टी होना था थर्मली, है ना, थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन वो 2 mm एलो कर दिया गया, उतना उतना जो है सपोर्ट पीछे चला गया, तो नेट क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, तो डेल एल इतना हो गया। तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर होता है डेल एल अपॉन एल। तो डेल एल की जगह पे अब हम इसको ना रख के अब हम ये वाला वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अल्फा एल डेल टी माइनस डेल अपॉन एल। ठीक है, तो एल से बारी बारी से दोनों में डिवाइड करेंगे तो एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा डेल टी माइनस डेल बाई एल। ये हो गया आपका स्ट्रेन। इस केस में जब डेल एम एम मेरा सपोर्ट जो है इल्ड करता है तब। अब स्ट्रेन हमें पता चल गया, तो स्ट्रेस क्या होता है, अब स्ट्रेस के लिए बस इसमें क्या करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, स्ट्रेन का वैल्यू लिखना है और इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका पहला केस है ड्यू टू यूनी एक्सियल लोडिंग, यानी कि एक ही एक्सिस के अलोंग जो है लोड अप्लाई किया जा रहा है, तो उस केस में डेल भी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम बराबर टोटल वॉल्यूम इंटू टी जो लोड लग रहा है अपॉन बी विड्थ हो गया, यानी कि जिस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड लगाया जा रहा है उसका हम डायमेंशन ले लेंगे, है ना, बी है और ये टी है, इसी के
परपेंडिकुलर लगाया जा रहा, तो पी अपन बी टी, ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ब्रैकेट 1 - 2 में। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंट क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो उसी तरह से हम डेल वी ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, v से डिवाइड कर देंगे, v इंटू पी अपॉन बी टी ई है, ठीक है, 1 - 2 म्यू अपॉन v। तो v कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि डेल वी बटा v क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंट। अब स्लाइड v, तो ये बराबर हो गया पी